गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर माइंड्स क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज जो है बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आप लोग के लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन बैंक 2023 साइंस पेपर क्लास 10th का है। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। सो गाइस आप लोग पार्ट 1 वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही जो है एकदम स्मूथली सॉल्यूशन कराया जाएगा और साथ ही साथ एकदम बेस्ट जो है तरीके से आपको इसको बेस्ट मेथड साथ ही साथ बहुत सारे ट्रिक्स भी दिए जाएंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, बीच में वीडियो स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो फिर आप लोग को समझ में कम आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए टोटल जो है साइंस में 1 से लेकर 80 क्वेश्चन पूछता है, जिनमें से किसी 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 40 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और साथ ही साथ प्रत्येक प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए होते हैं, जिनमें से एक सही होता है, बाकी सब गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग के सामने ये पार्ट 1 वीडियो में जो है यानी 50% या कह सकते हैं 35 क्वेश्चन अभी कराने जा रहे हैं। 50% से भी कम है, 35 क्वेश्चन अभी कराएंगे। उसके बाद पार्ट 2 वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। पहला सवाल कहता है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। देखिए CaOCl2 कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका साधारण नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। इसको एक और तरीका से लिखा जाता है CaOCl का होल Cl। अगर इस तरह से भी रहेगा तो हम इसको पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आ गया समझ में? ठीक है, चलिए इसी तरह से हमारा दूसरा सवाल जो है स्क्रीन पे है कि आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक क्या है? तो देखिए जितने भी नमक आयोडीन होता है उन सभी में NaCl लगा रहता है। तो NaCl तो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में NaCl है। परंतु इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो है Ki लगा यानी पोटेशियम आयोडाइड। जितने भी नमक होता है ना आयोडीन युक्त होता है, तो इसमें आयोडीन युक्त नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है ना प्यारे बच्चों, 3 में कह रहा है कि मिश्र धातु 90% कॉपर और 10% टीन है, उसका नाम क्या? देखिए तांबा और टीन है। तो जो कांसा होता है ना, इसका ट्रिक याद रखिएगा। कांसा का ट्रिक होता है ताटी। ताटी मतलब तांबा और टीन। तो तांबा और टीन में कांसा आ जाएगा, यानी जो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह से चौथा नंबर का सवाल है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध होगा। देखिए ऑक्सीजन गैस है, ठीक, और इसका एक अणु, ये ऑक्सीजन गैस का एक अणु हो गया, इसके 2 परमाणु, तो 2 परमाणु में कितने बंध होंगे? तो अगर हम O2 लेते हैं तो डबल बॉन्ड होता है ना दोनों के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसको निकालने का एक और तरीका है कि आप इसका ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिएगा। तो ऑक्सीजन कितना में आता है? 8 में आता है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिएगा तो 2,6 होता है। देखिए अष्टक नियम पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है कि नहीं घट रहा है? तो जितना इलेक्ट्रॉन घट रहा है या बाह्यतम सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन साझा करता है, यही उसका बॉन्ड बताएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 5वां कह रहा है ने कि यसद पुष्प क्या है। यसद पुष्प जो है क्या है? तो जिंक ऑक्साइड को यसद पुष्प कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड जो होता है ना, इसी को हम यसद पुष्प कहते हैं। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को यसद पुष्प कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सी नहीं 6 कहता है उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। जितने भी उच्च बसीय अम्ल होते हैं उनके सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए यहाँ तक आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना?
ठीक है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7वां की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार देख लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन 7 आ चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख पाओगे 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का कौन संकेत है। कार्बोनिल समूह, ये सब एकदम फटाफट मारिए। कार्बोनिल में CO आएगा, ऑप्शन नंबर C इज़ राइट आंसर। यही पूछता कि CHO रहता, तो ध्यान रखिएगा, ये सब ट्रिक बता देते हैं। अगर CHO रहेगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड हो जाएगा। और अगर यहाँ पर COOH है, COOH है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब नहीं भुलाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यही जगह पर अगर मान लो कि यहाँ पर लास्ट में O दिख रहा है ना, O दिख रहा है, तो ये तो ईथर का हो जाता है, ईथर का। इसी तरह से आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है। देखिए एल्काइन पूछेगा ना तो लास्ट में क्या लगा रहेगा, आइन। तो यहाँ एथिन एल्कीन, ये तो ऐसे भी कट गया, एन है कट गया। क्लोरोफॉर्म, फॉर्म वगैरह में नहीं आता है एल्काइन, एसिटिलीन हो जाएगा, है ना। मेरे ख्याल से 8 का क्या हो जाएगा सही आंसर, एसिटिलीन, यानी 100% राइट आंसर C हो जाएगा, एसिटिलीन। देखिए क्लोरोफॉर्म वगैरह तो इसमें आवे नहीं करेगा, तो एल्काइन, केनकीन काइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, ये तो हमें भी पता है। इसकी संयोजकता क्या, वैलेंसी पूछा है। तो देखिए वैलेंसी निकालना हो ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिए। तो आप पोटेशियम 19 में है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा 2 8 8 1, यही ना लिखिएगा। 8 2 10 और 8 18 और 1 19, तो लास्ट में कितना है 1, तो यही इसका जो है वैलेंसी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा वैलेंसी पोटेशियम का कितना 1। वैलेंसी या संयोजकता उसी को कहते हैं, ठीक। 10वां नंबर का सवाल समझ आ रहा है आप लोग को। हाँ ध्यान दीजिएगा, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्केन है ना प्यारे बच्चों, तो एल्केन का CnH2n+2 होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगर इसी जगह पर आपसे पूछ देता कि एल्केन की जगह एल्कीन का बताइए, तो देखिए एल्कीन का पूछता तो आप लोग ध्यान रखिएगा CnH2n, ये हो गया एल्कीन, लास्ट में हम खाली लिखते हैं इन। और CnH2n+2 रहेगा तो ये हो गया एन, एल्केन। और CnH2n-2 रहेगा तो ये हो जाएगा आइन, यानी एल्काइन। बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इतना एक्सप्लेन कर देंगे कि आप लोग अगर दोबारा देखिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। और कोई बच्चा अगर एक बार में नहीं भी समझ पाया है ना, तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा और बेहतर क्लियर होगा। उसके बाद आ जाए 11 नंबर में की कह रहा है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 9 में फ्लोरीन होता है ना, तो 9 में। 1 से एकदम 20 तक याद कर लेना सभी बच्चा, 1 से 20 तक है। ऐसे तो कम से कम 30-35 गो ऐसा है जो बराबर आते रहता है, तो याद कर लीजिए, लेकिन 1 से 20 तक मिनिमम याद रखा करो, ठीक है। 12 नंबर कहता है ना, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा। देखिए इस विलयन का पीएच मान आप पहले पकड़ना है कि वो कौन सा विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षार है या अम्ल है, पहले ये मालूम करना होता है। तो देखिए ट्रिक याद रखिए, छलनी। आपको याद है छलनी का ट्रिक क्या बताया गया है, जो क्षार होता है, क्षार लाल को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है। तो लाल को नीला कर देगा तो क्षार रहेगा, और यही अगर उलट जाएगा, नीला को लाल कर देगा नहीं तो अम्ल हो जाएगा, ठीक है। अगर नीला को लाल करेगा तो अम्ल हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपको अम्ल का देखिए पीएच मान 7 से कम होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान जो है यहाँ लिख देते हैं 7 से अधिक होता है, ठीक। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। आप खुद मार दीजिए ऑप्शन नंबर कौन सही है, क्षार है ना, तो 7 से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए इतना एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं, क्लियर है ना। 13 नंबर
ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। यहाँ परमाणु भार पूछा है तो इहो ट्रिकवा ध्यान रखना कि ऑक्सीजन कितना में आता है, 8 में। 8 सम संख्या है तो सम संख्या रहेगा तो खाली 2 से गुना कर देना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आप विषम संख्या रहेगा तो दोगुना करके 1 जोड़ देना। की करना है, दोगुना करके 1 जोड़ देना है, लगभग सही हो जाएगा आप लोग का। तब फिलहाल ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो है 8 होता है, तब परमाणु भार 8 दूनी 16। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है आप सभी को? चलिए वेरी गुड। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13 हो गया है 14 नंबर में। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तब बॉक्साइट अल्मुनियम का अयस्क है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 15 धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में, कोई भी चीज़ चेक कर लीजिएगा। देखिए धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम ऑप्शन नंबर डी, सोडियम, मैग्नीशियम और जिंक और कॉपर। ठीक है, परंतु अगर हम आपको एक ट्रिक बताएं तो ये सब चीज़ अगर एग्जाम में आता है ना तो इसको स्किप कर दीजिएगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करिएगा। वैसे भी इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन अभी आपको मिलते रहेगा। 16 नंबर कहता है ना, इस निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया, तो गौर से देखिए कि अल्मुनियम में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ठीक, ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, एक मिनट, एक चीज़ और चेक करना होगा कि आयरन विस्थापित हो गया है ऑक्सीजन से योग करके। अब आयरन को यहाँ तो विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक ने, क्या कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, संयोजन में जुटता है, विघटन में टूटता है, द्विविस्थापन में 2 गो होता है, यहाँ तो 1 गो है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। 17 कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? नॉर्मल सा सवाल है। कार्बन को हाइड्रोजन से योग बनाएंगे ना तो हाइड्रोकार्बन बनेगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए इसी तरह से अगला 17 के बाद 18 नंबर में कह रहा है ना कि बोरॉन और एल्युमिनियम आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व है। तब बोरॉन आता है कितना में? 5 में ना, तब 5 में बोरॉन आता है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 5 है। तो कितना में आ जाएगा? तो 1 2 3 4 5 यानी कि ग्रुप नंबर 13 में आएगा ने, 13 में आएगा। बिहार आया गया इंडियन टीम, बिहार, हाँ सही बोले, 13 नंबर में आएगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 13। हालांकि ऑप्शन से मारिए तो तुरंत मारा जाता, परंतु कोई बात नहीं, हम बता दिए ना। 19 नंबर पीरियोडिक टेबल आप लोग को एक्सप्लेन करके पढ़ाया गया है। और जो बच्चे चाहते हैं कि इसका वीडियो देखें तो हमारे यूट्यूब पर वीडियो दिया हुआ है, सेकेंड चैनल पर, उस चैनल को भी मेंशन कर दिया गया, आप उस चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला 19 नंबर में, चलिए अगला पेज में चलते हैं, देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके सवाल स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। कहता है ना, कहता है कि 19 नंबर मूत्र का रंग पीला किस वर्णक के कारण होता है। देखिए मूत्र का रंग पीला जो है यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। 20वां बाघ उपभोक्ता है। बाघ उपभोक्ता जो है किस में आता है? देखिए पहला लेयर हो गया, सबसे पहले घास है ना, घास के ऊपर, घास तो ये तो ऐसे ही लेयर हो गया। दूसरा लेयर घास को कौन खाता है? खरगोश वगैरह। और खरगोश को कौन खाता है? तो बाघ वगैरह। तो ये हो गया तीसरा लेयर में आता है, यानी कि तृतीय पोषी स्तर। और खरगोश पूछता था द्वितीय पोषी स्तर। समझ में आया? और घास प्रथम पोषी स्तर। ये सब याद रखिएगा, ये पोषी स्तर पढ़ने का है। ठीक। 21 पित्त रस का स्राव कहाँ होता है? तो पित्त रस का स्राव कहाँ होता है बुआ? छोटी आंत, यकृत, अग्नाशय या ग्रहणी में पित्त रस का स्राव यकृत में होता है ना, लीवर, सॉरी, हाँ आप समझ आया, लीवर के द्वारा होता है। ठीक है, पित्त रस लीवर में स्रावित होता है। अगला 22 कहता है, क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ तीनों का अगला पद किसका उदाहरण है? तो आई थिंक इसका ध्यान से याद रखिएगा, समजात अंग। मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ तीनों का अगला पैर एक जैसा होता है, समजात अंग कहते हैं। और एक जैसा नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे? असमजात अंग। ठीक है। 23 बहुत ही आसान शानदार सवाल है, कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो पुनरुद्भवन केवल प्लेनेरिया में होता है।
तो हाइड्रा कट गया, मेढक कट गया, गाय कट गया, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर भी हम आपको बता दें पुनरुद्भवन किस में होता है, प्लेनेरिया में होता है। क्लियर है, प्लेनेरिया में होता है। 24 किस जीव का जीनी संरचना कहलाती है। जीनी जीनोटाइप में चला जाएगा, है ना, आई थिंक सही आंसर हो जाएगा जीनोटाइप। ठीक है, किसी जीव की जो जीनी संरचना क्या कहलाती है, जीनोटाइप, याद रहेगा, बिल्कुल राइट। 25 किस दर्पण की फोकस दूरी, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है। देखिए फोकस दूरी आप वैसे पारिए ना, ये केवल अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अवतल दर्पण पूछता था, इसकी फोकस दूरी तो धनात्मक होती है ना, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, याद रहेगा। ये सब भुला गया तो समझो बेकार पड़ता है, एकदम बेकार, ये सब सवाल भुलाए वाला है नहीं, तब तो फिर बेकार ही है। चलिए 26 अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। पहले तो करा अवतल दर्पण है ना, और अवतल दर्पण में वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, तब ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तब फोकस और ध्रुव के बीच ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है आप सबका। चलिए बहुत अच्छा, समझ आ रहा है ना। आप लोग जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सभी कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग को क्लियरली समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। राम राम राम, कितना आसान सवाल है। अपवर्तन के 2 नियम, अपरावर्तन के भी पूछता तो 2 नियम। समझ में आ रहा है ने। हाँ 28 किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हड़बड़ में नहीं मारिएगा, नहीं तो देखिए आर बटा आई भी होता है, गलत है कि नहीं। और बाकी तो प्लस और गुना भाग तो होबे नहीं करेगा। 29 किसी लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है, तो डायोप्टर है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखिए 2023 में कितना लॉलीपॉप वाला सवाल पूछा है ने। आप लोग भी ऐसा तैयारी करिएगा कि अभी तक जितना इसमें मारे हैं उसमें भी कैसे सवाल है तो ना छूटे। ठीक, नंबर इसलिए ज़्यादा उठेगा। 30 नंबर, जितना ज़्यादा क्वेश्चन याद करोगे उतना ज़्यादा नंबर उठेगा, जितना कम याद करोगे उतना कम उठेगा। अवतल लेंस में आवर्धन क्या होता है, लेंस का आवर्धन पॉजिटिव होता है v बटा यू। ठीक है, और वही अवतल दर्पण रह जाता था माइनस v बटा यू। याद रखिएगा दर्पण में नेगेटिव और लेंस में पॉजिटिव। ठीक है, इतना तो ट्रिक आपको ध्यान दे रहेगा ही। अगला 31 हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 2.42 होता है, याद रह जाएगा, बिल्कुल सही। अगला 32 एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरकर बना रहता है, तो एक प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरकर बना होता है। कितने, 5। देखिए ऐसे प्रिज्म पड़ता है, एक सतह हो गया निचला, एगो हो गया 9 का 2, एगो हो गया 9 का 3, एगो इसको करेंगे 4, 9 का 5 हो गया कि नहीं, मतलब एगो लेफ्ट एगो राइट एगो नीचे, 3 गो हो गया, एगो पीछे एगो आगे, 5 हुआ ने। 33 निम्नलिखित में से किसके रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। आई एक आगो सवाल पूछ दे नहीं, किसके रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, तो गार्ड कोशिका जो है ना, ऐसा है गार्ड कोशिका जिसके रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। 34 कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, मतलब हम लोग श्वास लेते समय कौन सा गैस छोड़ देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी। खींचते क्या है, ऑक्सीजन, लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ 35 निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है, बताइए तो। 35 नंबर आप सबके लिए है, जल्दी बता दो। देखो किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी, मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन करेगा, तो केवल लाल किरण ही ऐसा होता है जो ज़्यादा इफेक्टेड होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए तो इस तरह से हमारा यहाँ पर वीडियो क्लोज होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, इसको भी फेंकिए उठा के। चलिए
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।